और आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। इन दिनों न केवल जापान के लोग बेहद डरे हुए हैं, बल्कि विदेशी पर्यटक भी इन दिनों जापान जाने से कतरा रहे हैं। जुलाई में इसको लेकर 80% से ज्यादा फ्लाइट की बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं और इन सब के पीछे वजह है बाबा वेंगा की भविष्यवाणी। बताएं आपको, जापानी बाबा वेंगा के नाम से मशहूर रियो तात्सुकी की भविष्यवाणियां अक्सर सच साबित होती हैं और उन्होंने 5 जुलाई 2025 को अपनी कॉमिक द फ्यूचर आई सॉ में जापान में बड़ी सुनामी की भविष्यवाणी की थी। उनके मुताबिक 5 जुलाई को जापान और फिलीपींस के बीच समंदर में सतह फट जाएगी। इससे चारों दिशाओं में विशाल लहरें उठेंगी और बड़ी तबाही मचेगी। आपको याद होगा कि 2011 में जापान में बहुत बड़ी सुनामी आई थी, जिससे बड़ी तबाही मची थी। करीब 18,000 लोग या तो मारे गए थे या फिर लापता हो गए थे। जापान के पूर्वी तट पर सुनामी की लहरें शहर में घुस गई थी, जिससे काफी नुकसान हुआ था। इस सुनामी को लेकर भी बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सच साबित हुई थी और यही कारण है कि लोग इन दिनों जापान में काफी डरे हुए हैं। डर की एक और वजह यह है कि इन दिनों जापान में लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं। 21 जून के बाद से अब तक 1000 से ज्यादा भूकंप के झटके आ चुके हैं। हालांकि कुछ लोग बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को महज धोखा और कहानी बता रहे हैं। वैज्ञानिक भी इस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने भी कहा है कि लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। हम भी यही चाहते हैं कि भगवान न करे बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सच साबित हो, बल्कि ये भविष्यवाणी कहानी बनकर ही रह जाए। लेकिन इसका डर लोगों के अंदर जबरदस्त फैला हुआ है। एक जापान में 2011 का तोहोकू विनाश, बाबा वेंगा की सच हुई थी बात। पांच जुलाई को डरावनी भविष्यवाणी, क्या समंदर में आएगी बड़ी सुनामी? जापान की धरती लगातार कांप रही है, जिसकी वजह से वहां के लोग बेहद डरे हुए हैं। इसी बीच बाबा वेंगा की भविष्यवाणी ने लोगों की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इस भविष्यवाणी में दावा किया गया है कि 5 जुलाई को सुनामी आने वाली है। बता दें कि 21 जून से अब तक 1000 से ज्यादा भूकंप जापान को झकझोर चुके हैं। कुछ झटके इतने तेज थे कि घरों की दीवारें चरमराने लगी। इन झटकों की वजह से एक बार फिर से सोशल मीडिया पर बाबा वेंगा का ग्राफिक नोवेल द फ्यूचर आई सॉ चर्चा में आ गया है। फट जाएगी समुद्र की सतह, 2011 से 3 गुना ज्यादा कहर। सबसे पहले जानते हैं कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणी आखिर क्या है। जापानी बाबा वेंगा रियो तात्सुकी ने 1999 में प्रकाशित अपनी ग्राफिक नॉवेल द फ्यूचर आई सॉ में भयावह भविष्यवाणी की थी। उन्होंने दावा किया था कि 5 जुलाई 2025 को जापान और फिलीपींस के बीच समुद्र की सतह फट जाएगी, जिससे चारों दिशाओं में विशाल लहरें उठेंगी और एक भीषण सुनामी आएगी, जो 2011 की तोहोकू त्रासदी से 3 गुना ज्यादा बड़ी होगी। इस भविष्यवाणी को इसलिए गंभीरता से लिया जा रहा है क्योंकि इसी कॉमिक ने 2011 की तोहोकू तबाही की भी सटीक भविष्यवाणी की थी। अब आपको बताते हैं कि जापान में 2011 में आखिर क्या हुआ था। 2011 में जापान में 9.0 तीव्रता के भूकंप के कारण भीषण सुनामी आई थी। यह भूकंप जापान के इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप था और सन 1900 के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा भूकंप था। सुनामी से जापान के पूर्वी तट पर भारी तबाही मची थी, जिससे 18,000 से ज्यादा लोग मारे गए या फिर लापता हो गए। 2011 में सुनामी में फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र को भी नुकसान पहुंचा था। यहां 3 रिएक्टरों में पिघलने की घटना हुई थी। जापान के लोग बेहद खौफजदा, हाल में भूकंप 1000 से ज्यादा। जापान में लगातार भूकंप से लोग डरे हुए हैं। शनिवार को फिर से आए 5.5 तीव्रता के भूकंप ने इस डर को और भी गहरा कर दिया है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के मुताबिक टोकारा द्वीप पर 6 लोअर स्तर का झटका दर्ज किया गया, जो देश के 7 स्केल सिस्टम में काफी गंभीर माना जाता है।
इसलिए जापान के मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। हाल ये है कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के बाद से विदेशी पर्यटक जापान जाने से बच रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के बाद से जापान की जुलाई की फ्लाइट बुकिंग्स में 83% की गिरावट दर्ज की गई है। जापानी बाबा वेंगा के नाम से मशहूर रियो तात्सुकी की भविष्यवाणियां अक्सर सच साबित हुई हैं। ऐसे में उनकी नई भविष्यवाणी से जापान के लोगों में डर बैठ गया है। इस डर को और मजबूत किया है जापान में हाल के दिनों में आए कई भूकंप के झटकों ने। जापानी अधिकारियों के अनुसार गुरुवार को एक छोटे से दक्षिणी द्वीप में 1000 से अधिक झटके आए थे। इसके बाद दक्षिणी द्वीप के 89 निवासियों से घर खाली करने का आग्रह किया गया। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को लेकर कुछ लोग इसे कहानी और धोखा बता रहे हैं। वैज्ञानिकों का भी कहना है कि भूकंप या सुनामी की सटीक भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के प्रोफेसर रॉबर्ट गिलर कहते हैं कि अब तक कोई भी ऐसी भविष्यवाणी सटीक साबित नहीं हुई है, इसलिए डर के बजाय तैयारी जरूरी है। इधर प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा और आपदा अधिकारियों ने सतर्कता पर जोर देते हुए कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार पूरी तरह से तैयार है। लेकिन जिस तरह बाबा वेंगा की पहले की भविष्यवाणियां सच साबित होती आई हैं, ऐसे में भगवान न करे ये भविष्यवाणी भी सच साबित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। डॉक्टर ए के ब्यानी भूवैज्ञानिक के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं और विष्णुप्रिया सिंह न्यूमरोलॉजिस्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। डॉक्टर ए के ब्यानी, सबसे पहले मैं आपका रुख कर लेता हूं। अभी किसी भविष्यवाणी का रुख नहीं करूंगा, अभी किसी बात का रुख नहीं करूंगा। साइंस के नाते, साइंटिस्ट होने के नाते, जापान में पिछले कुछ दिनों में आए 1000 भूकंप और इस बात का डर कि एक बड़ी सुनामी मुंह बाए खड़ी हुई है, साइंस कितना सही मानता है इसे? देखिए, जहाँ तक जापान का सब प्रश्न है, जापान एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है और जहाँ पर इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसका स्ट्रक्चर है, या हम कहें कि प्लेटों का इतना कॉम्प्लिकेटेड सेटअप है कि वहाँ पर इस तरह के भूकंप आना सामान्य है। उसमें कोई विशेष यानी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जापान वो क्षेत्र रहा है जहाँ पर अक्सर जमीनें हिलती रहती है और हर साल करीब 2000 के करीब भूकंप वहां पर आते हैं। और जहां तक सुनामी का सवाल है, सुनामी उन्हीं भूकंपों में आती है जो एक तो समुद्र के अंदर आते हैं, दूसरा उनका मैग्नीट्यूड कम से कम 6.5 हो, बशर्ते कि वो अर्थक्वेक कम डेप्थ पे जनरेट हो। अगर अर्थक्वेक ज्यादा डेप्थ पे जनरेट होता है तो मैग्नीट्यूड 7+ होना चाहिए, तभी सुनामी आ सकती है, नहीं तो सुनामी नहीं आएगी। और तीसरी चीज यह है कि सुनामी का जो प्रभाव होता है, जो लहरें उठती है, वो गहराई पे डिपेंड करती है कि भूकंप कितनी गहराई पर हुआ है। अगर भूकंप कम गहराई पे हुआ तो जो ऊर्जा है वो बड़ी बड़ी लहरें बनाती है, और भूकंप अधिक गहराई पे हुआ तो लहरें कम होती है, और जैसे जैसे लहर कोस्ट की तरफ आती जाती है उनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। तो अगर जापान में भूकंप आता है या सुनामी आती है तो वो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और इसका कारण ये है कि यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है या जो प्लेटों का सेटअप है वो हमेशा इस तरह का रहता है, क्योंकि यहाँ पे 3-4 सबडक्शन जोन है और चारों के चारों सबडक्शन जोन एक्टिव हैं, और भूकंप या सुनामी वहीं आएगी जहाँ पर सबडक्शन जोन होंगे। ठीक है सर, जो आप यहाँ पर बात बता रहे हैं कि जापान इन चीज़ों का आदती है, जापान इन चीज़ों के साथ एक लंबी जिंदगी जी चुका है। लेकिन अब क्योंकि मेरे साथ विष्णुप्रिया सिंह जी है न्यूमरोलॉजिस्ट के तौर पर, विष्णुप्रिया जी आपका बहुत स्वागत है। और कहते हैं ये जो भविष्यवाणी है जिसकी बात इस सबके आधार में है और जिसके चलते 80% फ्लाइट बुकिंग कैंसिल हुई हैं, जापान की लोग वहाँ पर जाने से कतरा रहे हैं, वो एक जापानी बाबा वेंगा मानी जाती हैं, लेडी तात्सुकी उनका नाम है, उन्होंने की थी और उनकी पिछली कुछ भविष्यवाणियां सच साबित हुई। उन्होंने कहा 5 तारीख को एक बड़ी सुनामी आएगी। हालांकि अब 5 से अब थोड़े सा दिन आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन क्या ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, इस तरह की भविष्यवाणियां क्या संभव हो सकती हैं? और न्यूमरोलॉजी में तो कहा जाता है कि 5 नंबर न्यूट्रल होता है, उसका कोई दुश्मन नहीं होता, तो उस दिन तबाही के साइन कैसे दे दिए गए? देखिए, जहाँ तक ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी का सवाल है, इन दोनों में
जी, धन्यवाद आपका मुझे इस शो पे बुलाने के लिए पहले तो। और देखिए राजीव जी, जब अचानक से इतना बड़ा अनएक्सपेक्टेड हादसा हो जाए कि 14 दिन में 1000 बार भूकंप आ जाना, तो इसे आप नॉर्मल नहीं बोल सकते। और तब हमारा दिमाग एक बार को इस चीज में चला ही जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो जब हम भविष्यवाणी की बात करते हैं, जो कि आपने पहले बताया कि हुई है, जिन पे लोग भरोसा करते हैं, तो देखिए हर प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग भविष्यवाणियों पे भरोसा करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम उसे थोड़ा वार्निंग सिग्नल की तरह ले लें और थोड़े से प्रिकॉशंस फॉलो करें, तो उसमें मुझे लगता नहीं है कि कोई हर्ज है। बिकॉज देखा जाए तो कुछ भविष्यवाणी अगर सही नहीं भी हुई तो आधी से ज्यादा सही हुई भी है। और अभी सर ने भी जो बात बोली थी कि चलिए जापान ऐसी जगह ही है जहाँ पे अर्थक्वेक बहुत कॉमन है, लेकिन बहुत अनएक्सपेक्टेड सी चीजें और इतनी ज्यादा हो जाए तो हमें प्रकृति को और नंबर्स को, चाहे हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है उसको भी थोड़ा सा हमें ध्यान में ले लेना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा सिग्नल्स देती है। अब रही बात, आपने नंबर 5 की करी, और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ नंबर 5 का नहीं राजीव जी, नंबर 3 का और नंबर 7 का भी बहुत बड़ा खेल है इसमें। कहते हैं कि आपने देखा होगा कि 21 जून से ये सब शुरू हुआ, तो वो नंबर 3 को डिपिक्ट करता है। और उसके बाद जापान को जनरली उसका कैलकुलेशन 6 आता है, बट हम नंबर 7 से उसे कैलकुलेट करते हैं। और मैंने जो कैलकुलेशन निकाली है, अगर मैं आपको उस हिसाब से बताऊं, तो टोकरा जहाँ पे ये हो रहा है उसका नंबर भी 3 आता है। 3 शांति को तो डिपेक्ट करता है, लेकिन ये एक्सपेंशन को भी डिपेक्ट करता है। जो अर्ली एलिमेंट्स जो बहुत टाइम से शांत रहते हैं उसको भी डिपेक्ट करता है। और अगर हम नंबर 3 के भी वाइब्रेशन की बात करें, तो वो एक मूवमेंट का सिंबल है। और हम सबको पता है कि ये साल 9 नंबर का है। तो 9 नंबर का तो आप समझ लीजिए, जो हमारे इंडिया पे भी जो असर हुआ था, वहां से जापान भी कैसे बच सकता है। तो जब ये सारे नंबर साथ में आए हैं, तो आप सोचिए इनके वाइब्रेशंस कैसे काम नहीं करेंगे। तो ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें, अगर अभी जब मैं अगली बार बोलूंगी तो आपको एक एक चीज का कैलकुलेशन अच्छे से समझाऊंगी। आपने सही कहा, एक एक चीज का कैलकुलेशन आप अच्छे से समझाएंगे, लेकिन 4 नंबर ऐसे होते हैं न्यूमरोलॉजी में जो सबसे खास कहे जाते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पहला जो कि सूर्य को प्रतिनिधित्व करता है, 3 जो कि बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है, 5 जो कि न्यूट्रल है, और 6 जो कि शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है। अगर 3 यहां पर बृहस्पति है और बृहस्पति इस तरीके का अगर रिजल्ट दे रहा है तो आप समझाइएगा मुझे। लेकिन मैं डॉक्टर ए के बयानी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर ए के बयानी, जापान इन चीजों के लिए तैयार रहता है, लेकिन आम आदमी का दिमाग और मन मस्तिष्क से तैयार नहीं रहता है। अभी दिल्ली में भी 2 भूकंप आ चुके हैं, एक 4.4 के करीब का और एक थोड़ा कम का यहां पर भूकंप आया है। तो क्या माना जाए, पिछले कुछ दिनों में टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत ज्यादा हलचल कर रही हैं, और यह भविष्यवाणी महज एक संयोग है जो जापान में देखने को मिल रही है। पिछले 10-12 दिन में 1000 से ज्यादा भूकंप आ जाना, जो साल भर में 2000 की करीब संख्या होती है। देखिए, जहां तक भविष्यवाणी का सवाल है, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि भूकंप की भविष्यवाणी नहीं हो सकती है। क्योंकि भूकंप की जो प्रक्रिया है वो कई किलोमीटर जमीन के अंदर संपन्न होती है। बल्कि ये तो कई बार 200-200, 300-300 किलोमीटर गहराई में होती है। तो उतनी गहराई के क्षेत्र के बारे में, या भले से वो कम गहराई हो, 25 किलोमीटर भी हो या 20 किलोमीटर भी हो, उसके बारे में हम प्रिसाइजली नहीं बोल सकते कि वहां पर जो इकट्ठी ऊर्जा हो रही है वो वहां से कब निकलेगी। और इसलिए कोई ये कहे कि हम इस तारीख को भूकंप आएगा, तो वो उसकी संभावना नहीं है। और जैसे अभी आपने खुद ही ने कहा कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणी 5 जुलाई के लिए थी, पर 5 जुलाई को ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, अभी जो आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं जापान में, निश्चित रूप से ये हो सकता है कि किसी बड़े भूकंप की संभावना को व्यक्त कर रहे हो सकता है वो भूकंप जमीन पे आए, या हो सकता है वो समुद्र की तलहटी में आए। समुद्र की तलहटी में आएगा तो निश्चित रूप से सुनामी आएगी, और जमीन पे आएगा तो उसमें सुनामी की संभावना कम हो जाती है। सुनामी के दूसरे कारण भी हो सकते हैं, जैसे लैंडस्लाइड हो या वॉल्केनिक इरप्शन हो, इससे भी सुनामी आ सकती है। पर लैंडस्लाइड समुद्र के अंदर होनी चाहिए और बहुत बड़े पैमाने पे होना चाहिए। उसके कारण जो पानी का कॉलम है या जो पानी की मोटाई है वो बहुत बड़े क्षेत्र में प्रभावित होना चाहिए, तभी सुनामी आ पाती है। और जहां तक हम भारत की बात करें और इन दिनों लगातार भूकंप आ रहे हैं, तो ये किसी मतलब ये नहीं कह सकते कि ये प्लेट ज्यादा एक्टिव हो रही है या कम एक्टिव हो रही है। ये बाई चांस कह सकते हैं कि बाई चांस इस तरह की घटनाएं हो रही है।
जो खास करके ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, दिल्ली है, हमारी राजधानी है, तो उसमें इस तरह की चीजें थोड़ी सी भी अगर कुछ होता है तो वो तुरंत पब्लिक मीडिया में आ जाती है। और इस कारण ये बहुत विशेष घटना तो नहीं कहूंगा मैं, हाँ, पर फिर भी इसमें सावधानी रखने की जरूरत है। और अगर हम सावधान रहें तो निश्चित रूप से इसमें नुकसान कम हो सकता है। चाहे वो सावधानी हिंदुस्तान में रखी जाए, चाहे जापान में रखी जाए, हमेशा इसके लिए, क्योंकि जापान हिंदुस्तान के मुकाबले अधिक सेंसिटिव है, तो निश्चित रूप से वो इसके लिए तैयार भी होंगे, या वो सरकार भी उसके लिए तैयार रहती है। और हम, ये है कि सावधानी हमें बहुत जरूरी है, और खास करके कंस्ट्रक्शन के मामले में सावधानी बहुत जरूरी है, और तभी इसमें नुकसान को कम करा जा सकता है। आपकी आपकी स्टडी क्या कहती है? मैं भविष्यवाणी किनारे रखता हूं, क्या जापान एक्सपेक्ट कर रहा है एक सुनामी? जी, हाँ, अगर नहीं मैं इसका नहीं, जवाब मैं बियानी साहब से भी पूछ रहा हूं। बियानी साहब, आपकी स्टडी क्या कहती है? क्या जापान साइंटिफिकली कोई सुनामी एक्सपेक्ट कर रहा है? देखिए, अभी जो भूकंप के झटके आ रहे हैं, अब ये भूकंप के झटके बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत कम मैग्नीट्यूड के। एक ही झटका था जो 4.5-5 मैग्नीट्यूड का था, अदरवाइज सब ये 2-3 इसके आसपास के थे। और इनको अगर हम फोर शॉक्स माने, तो निश्चित रूप से जो मेन शॉक्स है वो सुनामी का हो सकता है, या अर्थ जो लैंड है उस पर अर्थक्वेक आ सकता है। और जापान में, क्योंकि वो हमेशा भूकंप की दहशत को या भूकंप के प्रभाव को झेलते रहते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि वो दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले कहीं अधिक प्रिपेयर होते हैं, और वो कंस्ट्रक्शन भी उसी हिसाब से करते हैं कि उसमें कम नुकसान हो। पर 2011 में क्या हुआ कि वो जो सुनामी आई, वो जमीन पे काफी बड़े एरिया में उसका पानी फैला, और वो सारी चीजों को बहा के ले गई, इसलिए उस कारण वहां पे काफी अधिक नुकसान हुआ। और हो सकता है कि जापान गवर्नमेंट ने उससे सबक लेके सुरक्षा के सारे उपाय मान लिए होंगे या कर लिए होंगे, और उसके कारण अब इस बार अगर सुनामी आती है तो निश्चित रूप से नुकसान कम होने की संभावना है। जहां तक 2.5 लाख 3 लाख लोगों के मृत्यु की बात कही जा रही है इस एरिया में, वो मेरे ख्याल से संभव नहीं है किसी चलिए, भी हालत में। संभव नहीं है, लेकिन आप भी अपनी स्टडी के हिसाब से मानते हैं कि अगर बिफोर शॉक्स हैं तो ये आगे चलकर एक ऐसा रूप ले भी सकते हैं, से इनकार नहीं है। विष्णुप्रिया जी, अब मेरे सवाल का जवाब अब मैं आपके जरिए जानना चाहूंगा, विस्तार से दें। पहले तो जैसे कि अभी सर ने बोला कि बिल्कुल भी भविष्यवाणी कर देना इम्पॉसिबल है भूकंप की, तो मैं उनसे बहुत अग्री करती हूँ, क्योंकि इतने ज्यादा एग्जैक्ट डेट बताना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं जिस बात से डिसअग्री करती हूँ वो ये है कि हम नंबर्स के थ्रू एक पैटर्न समझ के बिल्कुल वार्निंग दे देते हैं। हम ये नहीं बोलते कि कल शाम 7 बजे एग्जैक्टली भूकंप आ जाएगा, आप सब वहां से हट जाइए, लेकिन हम ये जरूर बता देते हैं कि इतने इतने टाइम में चीजें हो सकती हैं, तो आप प्रिकॉशंस ले लीजिए। तो ये होता है, ये इस प्रिडिक्शन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ना कि एग्जैक्ट नंबर्स की। दूसरी चीज, अब हम आ जाते हैं वापस बुध पे और बृहस्पति पे। तो जो आपने नंबर 3 और नंबर 5 के लिए बोला, नंबर 5 कम्युनिकेशन के लिए अच्छा होता है, आपने बिल्कुल सही बोला, ये दोनों बहुत पॉजिटिव नंबर हैं। लेकिन आप देखिए, जब अगर हम नंबर 5 की यहाँ पे बात करते हैं, तो जब अनएक्सपेक्टेड चेंज की और स्पीड की बात करते हैं तो जरूर नंबर 5 आता है। और वहीं पे नंबर 3 ग्रोथ और एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे एक्सपेंशन उस चीज का भी हो सकता है जब अर्थ में, जैसे कि अभी सर ने भी एक्सप्लेन किया था कि जापान की कंडीशन भी ऐसी है, तो वहां पे जब प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो एक्सपेंशन एक अनस्टॉपेबल चीज में भी बदल जाता है। तो हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स दोनों होते हैं। यही अगर हम नंबर 3 के एफर्ट्स देखें तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, इसीलिए वो एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे मूवमेंट्स हो रही है, अर्ली एलिमेंट्स आपस में टकरा रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं। और यही अगर हम नंबर 5 की बात करें तो वो भी ग्रोथ का सिंबल होता है, स्पीड का सिंबल होता है, अनएक्सपेक्टेड चीजों का सिंबल होता है। तो इसीलिए वो मिला के ये जो प्रिडिक्शन है भूकंप वाली, इसीलिए कई हद तक ये बहुत सही है। और आपने अभी जो सुनामी की बात करी, तो जहां तक कि भविष्यवाणी का सवाल है और नंबर्स के जो कैलकुलेशन है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि अगस्त एंड तक चीजें काफी हद तक बिगड़ सकती हैं और चांसेस है।
अगस्त एंड तक चीज़ें काफ़ी बिगड़ सकती हैं। इस प्रोग्राम में आने से पहले मैंने एक दो चीज़ों को जानने की भी कोशिश की। कुछ लोग ये भी कहते दिखे, कुछ एक्सपर्ट लोग नहीं, एक्सपर्ट जो अपनी विधा के एक्सपर्ट हैं, और मैं ज्योतिष को, न्यूमरोलॉजी को भी एक विधा ही मानता हूँ। उनका कहना था कि 28 जुलाई के बाद चीज़ें बदलनी शुरू होंगी और वो बेहतरी की तरफ बदलाव नहीं है। आपका भी ज्ञान यही कहता है विष्णुप्रिया जी क्या? नहीं, हमने स्टार्टिंग से ही जब भी हम डिबेट्स में बैठते हैं तो इस साल के लिए सबको वार्न करते हैं कि आप थोड़ा कॉन्शियस रहिए, थोड़ा चीजों पे ध्यान दीजिए, अपने आसपास सराउंडिंग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जब नंबर 9 का साल आता है तो ये चेंजेस होना बहुत ही आसान है और बहुत हो भी रहे हैं। हम ऐसी ऐसी चीजें देख रहे हैं जो हमने देखी नहीं, अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही हैं। तो इसीलिए इंसान, अगर देखिए, वो कहते हैं ना, अगर आप बिलीव नहीं भी करते तो कोई बात नहीं, बट कहीं ना कहीं अगर आप जरा सा भी ध्यान दे ले तो कुछ कितनी चीजें आप अवॉइड कर सकते हैं। तो रही बात अभी 28 जुलाई की, तो बिल्कुल ये साल देखिए ऐसा है कि आप एकदम शांति से नहीं बैठ सकते, आपको चौकन्ना तो रहना ही पड़ेगा। थोड़ी शांति भी आएगी, लेकिन उसके बाद भी वो एक बड़ी किसी चीज से आने से पहले जो शांति होती है, इसे हम उसकी शांति समझेंगे। तो यही है कि इट्स हाई टाइम हम लोग ज्यादा से ज्यादा, देखिए, अंधविश्वास में और एक सोच समझ के किसी डिसीजन को लेने में बहुत अंतर होता है। तो मैं ये नहीं बोल रही कि हम अंधविश्वास की तरफ बढ़ते जाएं, सब कुछ करना छोड़ दे, घर में बैठ जाए, नहीं, हम सब कुछ करें, लेकिन बहुत सारी बहुत थोड़ा सा केयरफुल रह के करें, थोड़ी सी रेमेडीज करके करें, तो हमारी लाइफ अपने आप ही बहुत इजी हो जाएगी। लोगों की बात सुने तो वो आपके लिए ही अच्छा होता है, क्योंकि हमारे बड़े बूढ़े तो वैसे भी हमें चीजें समझाते आए हैं, लेकिन इट्स हाई टाइम जब हम सब लोग चीजें देख रहे हैं तो अब लोगों का भरोसा भी और बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि भगवान से जुड़ने में या थोड़ा बहुत मेडिटेशन करने में मुझे नहीं लगता कि सर कोई कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं, मैं आपके साथ हूं, क्योंकि ये मानव अपने को ईश्वर ना समझ बैठे, सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान, इसलिए ईश्वर को मानना जरूरी है कि सारी सत्ता किसी और के पास यहां पर है। अब मैं एके बयानी सर आपका यहां पर रुक करूंगा। हाँ, हम लोग ये बात जानते हैं, ये बात समझते हैं, ऐसा बताया भी जाता है, ज्यादा बेहतर आप क्योंकि वैज्ञानिक हैं, भूवैज्ञानिक, कहा जाता है कि अर्थ के अंदर होने वाला हलचलों का जो पैटर्न होता है, इसे कुछ जानवर बहुत बखूबी समझ लेते हैं, कुछ पक्षी समझ लेते हैं इन चीज़ों को, और उनको अगर गौर से देखा जाए, समझा जाए, तो हम प्लेट्स के हलचल को भी समझ सकते हैं। क्या ऐसा है? और दूसरा, क्या कुछ ऐसे सिग्नल्स हैं जिनको समझकर हम ये समझ सकते हैं कि ज़मीन में कुछ ऐसा हो रहा है जिसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है? हाँ, जो आप कह रहे हैं वो उस बात में सच्चाई है कि इनको हम साइंस की लैंग्वेज में अर्थक्वेक प्रिकर्सर्स बोलते हैं, पूर्व संकेत। और ये पूर्व संकेत जरूरी होते हैं, बहुत सारे 8-10 तरह के पूर्व संकेत हैं जो अर्थक्वेक आने के पहले हो सकते हैं। और उनका प्रभाव भी ऐसा देखा गया है कि जब जब पूर्व संकेत आते हैं तो कई बार उस अर्थक्वेक वास्तव में आता है। जैसे पूर्व संकेत है कि पानी के लेवल का, जो कुएं हैं, ट्यूबवेल हैं, उनमें पानी का लेवल या तो एकदम घट जाएगा या एकदम बढ़ जाएगा। दूसरा ये कि पानी अगर झरनों से निकल रहा है, स्प्रिंग से निकल रहा है, तो उसमें मिट्टी आना शुरू हो जाएगी। तीसरा ये, जहां तक जानवरों की बात है, तो इसमें ये बोला जाता है कि कुत्ते बिल्ली अगर रोने लगे या वो चिल्लाने लगे या इस तरह की अजीबोगरीब हरकतें करने लगे, तो उससे भी भूकंप आ सकते हैं। परंतु ऐसा देखा गया कि ये सारी चीजें आधे टाइम तो सच होती है और आधे टाइम सच नहीं होती। तो पूर्व संकेत या प्रिकर्सर्स की बेसिस पे अगर हम कोई कंक्लूजन निकालें तो वो पार्शियली तो सही है, पर टोटली वो करेक्ट नहीं होता है। चलिए, बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए भूवैज्ञानिक डॉक्टर एके बयानी आपका, और विष्णुप्रिया सिंह जी, न्यूमरोलॉजिस्ट के तौर पर आप मेरे साथ जुड़ी और आपने अपनी बात रखी। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।